आज हम क्लास 9 का चैप्टर 11 पढ़ते हैं जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी यानी कार्य तथा ऊर्जा। साइंस की भाषा में कार्य कब माना जाएगा? जब कोई वस्तु डिस्प्लेसमेंट करती है या फिर अपनी स्टेट चेंज कर लेती है। जैसे विराम अवस्था में है तो वो मोशन में आ जाती है, गति में आ जाती है। अगर गति में है तो उसको रोका जाए तो विराम अवस्था में आ जाएगी, तो विस्थापन हुआ। और ये दोनों स्टेट तभी चेंज होती है जब हम उसके ऊपर कोई ना कोई असंतुलित बल लगाते हैं। जैसे घोड़ा गाड़ी है, अब एक घोड़ा बल लगा रहा है गाड़ी के ऊपर, तो गाड़ी के अंदर भी और घोड़ा खुद भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों चीज़ें इसमें पॉसिबल है। इसका मतलब ये घोड़ा कार्य कर रहा है। दूसरा, कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है और ऊर्जा हमें खाना खाने से मिलती है। तो ये वर्क और एनर्जी एक दूसरे से बहुत ही क्लोज रिलेटेड है। साथ में आपने देखा कि पावर क्या है, शक्ति क्या है। दो आदमी हैं, सेम आपने वज़न उठा रखा है, जैसे दो दिख रहे हैं आपको, एक की पावर ज़्यादा है एक की कम है। वो डिपेंड करता है कि समय कितना लिया उसने ऊपर किसी चीज़ को उठाने में, और कार्य दोनों ही कर रहे हैं। लेकिन समय अगर ज़्यादा होगा तो पावर कम है, अगर कम समय में कोई ज़्यादा कार्य कर देता है तो उसकी पावर ज़्यादा मानी जाएगी। तो शक्ति भी कार्य के ऊपर डिपेंड करती है। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले कि कार्य क्या है। जैसे यहाँ पर दो एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, घोड़ा गाड़ी है, एक बच्चे पढ़ रहे हैं। तो दोनों में से कार्य किसे किया हुआ माना जाएगा? कार्य तभी किया हुआ माना जाता है जब हम किसी वस्तु के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और उस वस्तु की स्टेट में चेंज आ जाता है। यानी कोई रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाए वो चीज़। अगर ये जैसे बच्चे बुक पढ़ रहे हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, या हम सोचते हैं बैठे बैठे या एनालाइज करते हैं कुछ भी चीज़, तो साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से उसको हम कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। अब कार्य किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? तो सबसे पहले फोर्स अप्लाई होना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। दूसरा, जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी डिस्प्लेस्ड होनी चाहिए, मतलब वो अपनी स्टेट चेंज करके एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चली जानी चाहिए। तो दोनों जब तक पॉसिबल नहीं होंगे तब तक कोई भी कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। जो वर्क डन है उसका फार्मूला क्या है? W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स वर्क डन डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, बल पे, फोर्स पे, जिसको सिंबल F से रिप्रेजेंट किया गया है, और डिस्प्लेसमेंट को S से लिखा गया है। माना कि कोई बच्चा दीवार के ऊपर धक्का लगा रहा है, दीवार को बार बार वहीं खड़े खड़े धक्का लगा रहा है, तो फोर्स वहाँ पर बहुत है लेकिन दीवार नहीं हटी, वो उसने अपनी स्टेट चेंज नहीं की, तो वहाँ पे कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। तो ये अगर कहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वहाँ पर भी कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। तो दोनों ही स्थिति के अंदर ये पॉसिबल है। और जैसे कोई कूली है, वो बोझ को उठा ऊपर की तरफ उठा रहा है, तो उसने फोर्स तो लगाया लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी वर्क डन हमेशा नेगेटिव 0 होगा। अब हम बात करते हैं आगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे वर्क डन नहीं है। जैसे आप ये देख रहे हो कि एक जो गर्ल है वो एक्सरसाइज कर रही है वॉल के साथ, या संदूकों का एक बॉक्स है एक के ऊपर रखा हुआ है, वो फोर्स अप्लाई कर रही है लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं आ रहा है। जिस चीज़ के ऊपर बल लगा रही है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है, तो वहाँ पे वर्क डन नहीं है। दूसरा, एक बच्चा अपने बैग को होल्ड करके खड़ा हुआ है और वो खड़ा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, फोर्स तो वो लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है वो बैग को उठाने के लिए, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो वर्क डन के लिए दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं होती है, तो यहाँ भी कार्य किया हुआ नहीं माना जाएगा। कोई बच्चा टीवी देख रहा है बैठे बैठे, तो वहाँ पे भी 0 कार्य है। फ्रेंड्स के साथ टॉक कर रहा है या कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स 0 है, तो वहाँ पे वर्क डन नहीं होगा। नेक्स्ट है कि वर्क डन कब होता है? जब कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होता है। कांस्टेंट फोर्स माना कि W है वर्क डन। और जो वर्क डन, जब भी किसी वस्तु के ऊपर कोई बल लगता है तो बल जिस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है तो उसको हम वर्क डन कहेंगे उस ऑब्जेक्ट के द्वारा। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं F से, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं S से। और जब भी बल ओब्लिकली एक्ट करेगा, मतलब कुछ एंगल बनाता हुआ ग्राउंड के साथ एक्ट करेगा, तभी वहाँ पर कार्य किया हुआ माना जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, माना कि कोई कूली है और वजन उसके सिर पे बहुत ज़्यादा है, तो फोर्स तो लग रहा है कूली के ऊपर लेकिन वो
लंबवत डायरेक्शन में है, लंबवत दिशा में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो वहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा और cos 90 हमेशा 0 होता है, तो वहाँ पे वर्क डन 0 कहलाएगा। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अदिश राशि वो राशि होती है जिनका सिर्फ परिमाण होता है, उनकी कोई दिशा नहीं होती। और जो एसआई यूनिट है वर्क डन का, कार्य का, वो कहलाता है जूल, 1 जूल या 1 न्यूटन मीटर। और 1 जूल को हम कैसे परिभाषित करेंगे? किसी भी कार्य को 1 जूल तभी कहा जाता है जब उस वस्तु के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगता है, और जब फोर्स लगता है तो उस वस्तु के अंदर जो विस्थापन है वो 1 मीटर होना चाहिए जिस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगा हुआ है, तभी हम कहेंगे कि 1 जूल कार्य किया गया। 1 जूल बराबर है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। सो एसआई मात्रक क्या है कार्य का? 1 जूल या 1 न्यूटन मीटर, दोनों हम कह सकते हैं। और यहाँ पर बात जो ध्यान देने वाली है कि कार्य किया हुआ तभी माना जाएगा जब फोर्स है वो ओब्लिकली एक्ट करता हो। जैसे ये आदमी है बॉक्स को खींच रहा है, वो बिल्कुल पैरेलल नहीं खींच रहा फ्लोर के, वो थोड़ा सा एंगल बनाता हो, थीटा एंगल जहाँ पे लिखा हुआ है, तो थीटा एंगल ओब्लिकली है और वहाँ पे वर्क डन किया हुआ माना जाएगा। वर्क डन 3 तरह से हैं, जैसे मैंने अभी बताया, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है तो तीनों तरह के हैं उसमें। वर्क डन कब धनात्मक होगा? जब कोई डायरेक्शन, जब भी कभी मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, और मोशन कब होता है? जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे बच्चा है, इस गाड़ी को धकेल रहा है, तो गाड़ी की दिशा और बच्चा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया दोनों के डायरेक्शन सेम है, मतलब फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड और द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड सेम है। तो यहाँ पर जो बच्चा पुश कर रहा है कार को, तो दोनों डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों सेम है। देन वर्क डन डिपेंड अपॉन द 2 फैक्टर्स। वर्क डन डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसको हम यहाँ पे कहेंगे कि धनात्मक कार्य किया गया। ऐसे एक चुंबक है, नीचे देख रहे हो आप चुंबक, और कुछ आयरन के पीसेस हैं। चुंबक ने अपनी तरफ खींचा, आयरन के पीसेस उसी दिशा में डिस्प्लेस होके आ जाते हैं, अपनी जगह छोड़ के विराम अवस्था में थे, फिर वो मोशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव वर्क डन है। नेक्स्ट है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन किसको बोलेंगे हम? जैसे मैंने पहले भी बताया कि W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि वर्क डन नेगेटिव है। जैसे कोई गाड़ी है, वो स्पीड से जा रही है और एकदम ब्रेक लग जाते हैं, तो गाड़ी की गति में चेंज आ जाता है, वो विराम अवस्था में आ जाती है मोशन से। और जब भी स्टेट चेंज होती है तो उस पर फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ऐसे ही जैसे आप ये ध्यान से देखेंगे कि एक बॉल है, फ्लोर से एक बॉल चल रही है, और जो प्लेयर है उन्होंने बॉल को अपोज किया पैर से, तो उन्होंने रोकने की कोशिश की, उन्होंने अपना जो बल लगाया पैर से वो अपोजिट डायरेक्शन में था। जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही थी और डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, उससे अपोजिट में जब फोर्स लगा तो वो नेगेटिव वर्क डन कहा जाएगा। ऐसे जो गोलकीपर है फुटबॉल गेम के अंदर, वो गोल को अवॉइड करने के लिए क्या करता है? बॉल को स्टॉप करता है, तो बॉल की जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाएगा। सो इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव वर्क डन, या ऋणात्मक कार्य किया हुआ माना जाएगा। नेक्स्ट है कि कब वर्क डन 0 होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि जैसे कूली ने भार उठाया हुआ है सिर के ऊपर, तो बच्चे सोचते हैं कि भार तो बहुत ज़्यादा है, फोर्स तो लग रहा है, और कूली खड़ा है बहुत देर से तो उसने कार्य किया, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है, वर्टिकल नहीं है। यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर है, वर्टिकल डायरेक्शन कह सकते हो आप इसको। तो परपेंडिकुलर दिशा में जब भी फोर्स लगता है तो यहाँ पे एंगल थीटा होगा, वो 90 डिग्री होगा। और जब मैंने पहले बताया था कि ओब्लिकली एंगल कांस्टेंट फोर्स लगता है तो वहाँ पे वर्क डन माना जाएगा, लेकिन यहाँ 90 डिग्री है और cos 90 0 होता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी मोशन की डायरेक्शन अगर राइट एंगल है फोर्स के, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, और मोशन माना कि जो कूली है वो आगे की तरफ चलेगा ग्राउंड पे और फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, तो दोनों नलीफाई 0 कार्य किया हुआ माना जाएगा यहाँ पर। दूसरा, जैसे सैटेलाइट्स मूव करते हैं अराउंड द अर्थ, तो वहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क डन भी 0 होगा। नेक्स्ट, अभी हमने बात की, इस चैप्टर का नाम ही है वर्क एंड एनर्जी, तो हमने कार्य किस किस डायरेक्शन में होता है, कितने तरह का होता है, किस तरह की क्वांटिटी, ये सब बातें की। अब है ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है?
जब भी कोई ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऊर्जा होती है वो कार्य करने के लिए यूज़ की जाती है। इसका मतलब ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा बोलते हैं। एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। और जो मात्रक कार्य का है, कार्य को हमने जूल में मापा, इसी तरीके से ऊर्जा को भी जूल में ही मापा जाएगा। ये मैं पहले भी बता चुकी कि कार्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव है, एक तरह से कह सकते हैं हम, इसलिए इनका मात्रक भी क्या होगा? सेम होगा। और एक जूल एनर्जी का मतलब क्या है कि किसी वस्तु में एक जूल कार्य किया, एक जूल कार्य करने के लिए एक जूल ऊर्जा की आवश्यकता हुई तो उसे 1 जूल कहा जाएगा। और अगर हम लार्जर यूनिट देखें, बड़ी इकाई देखें इसकी ऊर्जा की, तो वो किलो जूल होता है, और 1 किलो जूल होता है 1000 जूल के बराबर। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा के रूप, जैसे सोलर एनर्जी, सनलाइट से जो एनर्जी आती है वो सोलर एनर्जी है। लाइट एनर्जी, जैसे बल्ब है, ये ग्लो करता है बल्ब तो लाइट एनर्जी उत्पन्न करता है। साथ ही आपने देखा होगा बल्ब गर्म हो जाता है तो हीट एनर्जी है। सेल जो यूज़ करते हैं हम बैटरी के अंदर, उनमें केमिकल एनर्जी होती है। ये जो डैम है, जो टाइड्स उठते हैं, लो एंड हाई टाइड्स, तो डैम के अंदर जो वाटर एनर्जी है वो टरबाइन के ऊपर गिरती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो टाइडल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं। साथ में होता है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का इस्तेमाल भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो विंड मिल यूज़ होते हैं। साउंड एनर्जी यू नो वेरी वेल, हम क्लैपिंग भी करते हैं तो वो एनर्जी साउंड एनर्जी है। और मैकेनिकल एनर्जी क्या है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे साइकिलिंग कर रहे हैं बच्चे, जब तक इन्होंने पैडलिंग नहीं की थी साइकिलिंग की तो ये रेस्ट में थे, विराम अवस्था में थे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी। पोटेंशियल यानी कि स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी विराम अवस्था में रहने की पोजीशन को ही हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और अगर वो मूवमेंट में आ जाती है, विराम से मोशन में आ जाती है, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी है, और जब दोनों सिचुएशन मिल जाती हैं तो उसको हम यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद आपके इस चैप्टर के अंदर 2 ही एनर्जी का मैथमेटिकल डेरिवेशन है, एक है गतिज ऊर्जा और एक है स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा किसी ऑब्जेक्ट की को कैसे परिभाषित किया जाएगा कि किसी भी वस्तु में निहित जो ऊर्जा होती है, अगर उसकी गति के कारण है तो उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, अगर स्थिति के कारण, विराम अवस्था के कारण है तो उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हम यहाँ पे गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, तो गति के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा 2 फैक्टर्स पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिपेंड करती है। वो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु के द्रव्यमान पे। जितनी भारी वस्तु होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। और अगर वेलोसिटी ज़्यादा है किसी वस्तु की, माना कि वो स्पीड, वेग ज़्यादा है, तो उसका गतिज ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एम और वी पर। इसको मैथमेटिकली कैसे हम गणितीय तौर पे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? आपने वर्क डन का फार्मूला देखा था कि W = फोर्स इंटू एस। माना कि जब हम किसी वस्तु के ऊपर फोर्स F अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाती है तो एक्सेलरेट करेगी, उसकी स्पीड में चेंज आएगा। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? v² - u² = 2as। और s यहाँ से निकालोगे डिस्प्लेसमेंट, तो v² - u² 2a, ये इक्वेशन 2, ऊपर इक्वेशन 1 है। f आपको सेकेंड न्यूटन्स लॉ से हमने डेरिवेशन किया था, F = m में, जो पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में डाल देंगे, W = F × S, तो F की वैल्यू m में हो गया और S की वैल्यू v² - u² 2a, और ये आ जाता है। और u वैल्यू 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट में थी, रेस्ट में जब हमने फोर्स उसके ऊपर लगाया तभी वो मोशन में आई, तो यहाँ पे u की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो W = ½ mv²। तो वर्क डन, किया हुआ कार्य किसी वस्तु के ऊपर, वो डिपेंड करता है किसी ऑब्जेक्ट की गतिज ऊर्जा में बदलाव के बराबर होता है, और वो गतिज ऊर्जा होती है ½ mv²। अभी मैंने बोला था कि 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक मास पे और एक वेग पे, वेलोसिटी पे, कि वो कौन सी वेलोसिटी इनिशियल है या फाइनल है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आता है गतिज ऊर्जा। बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है गतिज ऊर्जा। मतलब किसी वस्तु में उसकी आकृति या उसकी स्थिति के हिसाब से जो उसके अंदर ऊर्जा निहित होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
जैसे ये बहुत ही सुंदर तरीके से एग्जाम्पल ले रखा है, अगर ये आदमी बो को, जो धनुष है, धनुष की रस्सी को जब खींचते हैं, खींचते हैं तो उसकी जो मांसपेशियों के अंदर जो ऊर्जा है वो धनुष की जो बाण है, धनुष का बाण उसके अंदर रेस्ट में ला देता है उसको। जैसे ही खींचा इसने तो ये स्थितिज ऊर्जा है, और जैसे ही स्थितिज ऊर्जा ये बाण को छोड़ता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और जो धनुष है वो अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है, स्ट्रिंग है उसकी नॉर्मल शेप में आ जाती है। तो यहाँ पर दोनों एनर्जी हैं, स्थितिज भी और गतिज भी, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन है और इसको हम यांत्रिक ऊर्जा भी कहते हैं। अब डेरिवेशन क्या है, माना कि m मास है किसी ऑब्जेक्ट का और उसको h हाइट पे ग्राउंड से ऊपर उठाया जाता है, तो अगेंस्ट हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेंगे। तो ग्रेविटी क्या करेगी, उस वस्तु को रेस्ट में लाती, जितनी ऊंचाई पे लेके जाएंगे, जितना फोर्स लगाएंगे उसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी और h हाइट पे जाके वो रेस्ट में आ जाती है टोटली। तो उसके ऊपर जो हमने एक्सेलरेशन हुई वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हुई, तो ग्रेविटी यहाँ पे F = ma की जगह a की जगह यहाँ g आ जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी। और W का फार्मूला क्या है, mg × h। यह mg है फोर्स और h हाइट पे उसको ऊपर लेके गए, तो ये उसकी गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। इस तरीके से हम दोनों डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण नियम। ये लॉ क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, उसके रूप को चेंज किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और ये सभी सिचुएशंस में वैलिड होता है। कितनी तरह की हमने एनर्जी पीछे पढ़ी, टाइप्स ऑफ एनर्जी में, तो वो अलग अलग सिचुएशंस हैं। जैसे यहाँ पर एक बहुत सुंदर एग्जांपल ले रखा है कि जैसे बिल्डिंग से कोई पत्थर गिरता है, तो जब बिल्डिंग के ऊपर वो पत्थर था तो उसमें स्थितिज ऊर्जा थी, रेस्ट में था वो। जैसे ही वो ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट हुआ, वो गिरने लगा, तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदलने लगी, और इस तरीके से उसकी जो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा थी वो पूरी तरह से गतिज ऊर्जा में या काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। इसी तरीके से जैसे बल्ब का एग्जांपल लिया था, बल्ब के अंदर विद्युत एनर्जी जो होती है, विद्युत ऊर्जा कहेंगे हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बल्ब के अंदर, और जैसे बल्ब जलना शुरू हो जाता है, जो टंगस्टन वायर होती है वो ग्लो करती है, ग्लो करने के बाद उसमें लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी डेवलप होती है। तो एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी जो बल्ब में गई थी वो नष्ट नहीं हुई, ना ही बनाई, लेकिन उसकी जो रूप है वो चेंज हो गया, वो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन में बहुत सारे एनर्जी के एग्जांपल हैं। जैसे आप आग जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो लकड़ी जब जलती है तो उसमें भी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी है वो डेवलप हो जाती है। तो एनर्जी को ना बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, उसको सिर्फ रूप चेंज हो जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। नेक्स्ट आता है पावर। पावर क्या होता है, जैसे आप कहते हो कि हमारे घर के अंदर जो बल्ब है वो 100 वाट का है या 0 वाट का है या 50 वाट का है, तो आजकल CFL आने लगे, LEDs आने लगी, वो धीरे धीरे बल्ब का रिप्लेसमेंट क्यों हुआ, क्योंकि बल्ब के अंदर एक्स्ट्रा हीट एनर्जी डेवलप होती थी, इसलिए वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट थी। तो पावर क्या है कि कोई भी एप्लियंस में जितनी एनर्जी है वो कितने घंटों तक उसने उस एनर्जी को कंज्यूम किया। इट मीन्स जो शक्ति है किसी ऑब्जेक्ट की या किसी एप्लियंस की, किसी डिवाइस की, वो डिपेंड करता है एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट टाइम। माना कि कोई एजेंट है जो वर्क डन किया W टाइम T में, तो पावर क्या कहलाएगा, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। और वर्क एंड एनर्जी बोथ आर द सेम थिंग, कि कार्य करने की दर या ऊर्जा को खपत करने की दर ही शक्ति कहलाती है। दर जहाँ पे वर्ड आ जाता है इसका मतलब हम टाइम से रिलेट कर रहे हैं उसको। और P = W/T, और W को हम E से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो P = E/T भी लिख सकते हो आप, बिकॉज एनर्जी एंड वर्क बोथ है द सेम फार्मूला, सेम SI मात्रक, सेम टर्म। और पावर के जो SI मात्रक है वो होता है वाट, और 1 वाट बराबर है, वर्क डन को मापा जाता है 1 जूल में, टाइम हो गया 1 सेकेंड, तो 1 जूल/1 सेकेंड। अगर मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा अप्लायंसेज और मुझे एवरेज पावर निकालनी है, तो हम देखेंगे कि टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम की उन्हें और कितने टाइम तक की, उनका टोटल करके हम एवरेज पावर है वो निकाल सकते हैं। अगर 1 वाट की डेफिनेशन लिखनी है तो 1 वाट क्या है, किसी भी एप्लियंस के अंदर अगर 1 जूल एनर्जी वो यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है 1 सेकेंड में, तो उसकी जो शक्ति है वो 1 वाट कहलाएगी। और जब हमारे घर में बिल आता है तो हम कहते हैं ना कि 100 यूनिट्स आई या 200 यूनिट्स आई या
200 यूनिट्स फ्री हैं, 201 होते ही उसका रेट आ जाता है। तो जब यूनिट की, जब कमर्शियल स्केल पे हम उसको एनर्जी का या पावर का हम देखते हैं, जो कमर्शियल स्केल है वो है एनर्जी का किलोवाट आवर। किलोवाट आवर एनर्जी का, ऊर्जा का कमर्शियल यूनिट माना जाता है, जिसको हम 1 यूनिट के बराबर भी कहते हैं। इसका मतलब 1 घंटे में अगर 1 किलोवाट पावर है वो यूज़ होती है तो उसको हम 1 किलोवाट आवर एनर्जी कहते हैं। तो ये था पावर के बारे में कि शक्ति क्या है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू। थैंक यू सो मच।